हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका जंगल की आवाज में। ये नेचुरलिस्ट फाउंडेशन द्वारा एक साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल है। इस पॉडकास्ट के साथ हम आपको वन्य जीव संरक्षण, वैज्ञानिक रिसर्च और सरकारी पर्यावरण नीतियों के करीब लाएंगे। मैं हूँ शिखा पांडे और आज के इस एपिसोड की शुरुआत में बात होगी सुंदरबन में मछली पालन, उनकी आबादी और बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन के ऊपर। इसके बाद ग्रीनलैंड में पिघल रही बर्फ, उसके कारण और उससे होने वाले नुकसान पर प्रकाश डालेंगे। समुद्र के करीबी इलाकों को परखने के बाद बात होगी देश भर में फैले अतिक्रमण के खतरे पर और जानेंगे इस खेल की सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुंदरबन में मछली पालन, मछली की आबादी और बढ़ते पैमाने पर पलायन के ऊपर। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है जो बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल के रूप में भी नामित किया है, जो भारत और बांग्लादेश के तट पर फैला हुआ है। ये जगह सॉल्ट इंटॉलरेंट मैंग्रोव जंगल के छोटे से द्वीपों द्वारा बनाई गई है, जो नदियों और खाड़ियों के एक जटिल नेटवर्क से घिरा है और जैव विविधता का धनी है। ये क्षेत्र असंख्य पक्षियों की प्रजातियों, बंगाल टाइगर और खारे पानी के मगरमच्छों और भारतीय अजगर जैसे अन्य प्रजातियों सहित कई प्रकार के जीवों के लिए जाना जाता है। बहुमुखी जैव विविधता को छोड़कर सुंदरबन 5 मिलियन लोगों का घर है और एक नाजुक और जलवायु कमजोर क्षेत्र है। सुंदरबन में रहने वाले लोग मुख्य रूप से मत्स्य पालन पर निर्भर रहते हैं। सुंदरबन लाखों लोगों को आजीविका के साथ तूफान, चक्रवात और घुसपैठ के खिलाफ सुरक्षा भी देता है। पिछले कुछ वर्षों से ये क्षेत्र बहुत सारी दुर्घटनाओं का सामना कर रहा है। 2007 में चक्रवात सिड ने 40% नुकसान पहुंचाया था। वहीं 2009 में चक्रवात आइला के कारण बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। 2019 में ये सुंदरबन फिर से चक्रवात बुलबुल से टकराया, लेकिन सिड और एला के मुकाबले ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद मई 2020 में सुपर साइक्लोन एम्फान ने एक विनाशकारी कहर ढाया, जिससे बड़े पैमाने पर विनाश और नुकसान हुआ। जैसा कि आप सब जानते हैं, दुनिया की आधी आबादी प्रोटीन के प्रमुख स्रोत के रूप में मछली पर निर्भर है। बढ़ती आबादी के साथ दुनिया भर में मछली की मांग बढ़ रही है, जिसका मतलब है कि अधिक व्यवसाय और नौकरियां इस पर निर्भर हैं। मछली सबसे अधिक कारोबार वाले खाद्य पदार्थों में से एक है और 362 अरब डॉलर मूल्य के उद्योग को सहारा देती है। बड़े पैमाने पर विकासशील तटीय समुदायों में लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने के उद्योग पर निर्भर हैं। यूं तो मछली पकड़ना समुद्र के लिए बुरा नहीं है, पर कई बार कुछ विशाल जहाज मछलियों का स्टॉक भरने के लिए तेजी से इन्हें पकड़ने लगते हैं, जिससे मछलियों की तादाद कम हो जाती है। इसे ओवरफिशिंग कहा जाता है। सेंसर और रडार के साथ विदेशों से ट्रॉलर या सुपर ट्रैवलर्स जैसे विशाल जहाज समुद्र में अवैध रूप से मछली पकड़ते हैं। वहीं छोटे व्यवसाय के लोग जाल का उपयोग करते हुए छोटी मछलियों को पकड़कर उनकी आबादी में कमी कर रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में ओवरफिशिंग के परिणाम स्वरूप दुनिया के सबसे बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में अब एक मछली रहित क्षेत्र बनने की कगार पर है। अधिकांश मछली प्रजातियां गिरावट में हैं और कुछ विलुप्त होने के करीब। उन्नत तकनीक जैसे नाविक और बेहतर फंसने वाले उपकरणों की मदद से ट्रॉलर सुंदरबन के तटीय क्षेत्रों से छोटे मछुआरों के लिए बहुत कम या फिर एक भी मछली न छोड़ने के साथ भारी मात्रा में मछली पकड़ने में सक्षम है। ये बात समझने वाली है कि जब मछली गायब हो जाती है तो रोजगार और तटीय अर्थव्यवस्थाएं भी गायब हो जाती हैं। हालांकि चक्रवात और घटती मछलियां बहुत संवेदनशील मुद्दे हैं, वहीं समुद्र के बढ़ते स्तर के साथ लगभग 1 एकड़ भूमि और घरों के डूबने का भय भी है। मामलों की स्थिति को देखते हुए इन द्वीपों से पलायन की दर बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। हर दूसरे घर में पुरुषों ने केरल, कर्नाटक या तमिलनाडु जैसे पश्चिमी देशों में मजदूरों या मछुआरों के रूप में काम करने की तलाश में घर छोड़ दिया। ये मजदूर या तो केवल त्योहारों के दौरान वापस आते हैं या फिर तब जब उनके घर तूफान से नष्ट हो जाते हैं। चक्रवातों के कारण सुंदरबन के खेतों में अत्यधिक खारे समुद्र के पानी की बाढ़ आ गई, जिससे खेती के लिए भूमि बिल्कुल बेकार हो गई है।
खेत खारे होने के कारण लोग खेती से हटकर श्रिम्प कल्टीवेशन करने के लिए अपनी भूमि को बहरी बना रहे हैं। ये बहरी नहरों से जुड़ी होती हैं, जो नदियों में खुलती हैं और झींगा की खेती के लिए उपयुक्त हैं। लेकिन लगातार चक्रवातों से प्रभावित होने के बाद झींगा की खेती के लिए बहरे का खारापन बहुत अधिक हो गया है। दूसरी ओर ये सुंदरबन के उत्तरी हिस्से में अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट को भी इकट्ठा करता है, जो टेनरियो यानी चमड़े के उत्पादन वाले कारखानों, परिधान, प्लास्टिक और कांच के कारखानों सहित विभिन्न कारखानों से निकलती हैं। आमतौर पर 2 या 3 वर्षों के दौरान खारापन सामान्य हो सकता है, लेकिन बढ़ते नदी प्रदूषण ने झींगा की खेती के लिए स्थिति फिर खराब कर दी है। नदी का दूषित पानी उनकी फसलों, मछलियों और झींगे को नष्ट कर रहा है और बच्चों में बीमारी की संभावनाएं भी पैदा कर रहा है। कोलकाता के कुछ हिस्सों में निवासियों को रानी मछली हिल्सा की वार्षिक पकड़ में कमी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस मछली को स्पैनिंग सीजन के दौरान नदी की सहायक नदियों में ऊपर की ओर यात्रा करने के लिए कुछ शर्तों की आवश्यकता होती है। पिछले 4 महीनों से क्योंकि कारखाने बंद हैं और समुद्र में अधिक मछली पकड़ने का काम नहीं किया गया, प्रदूषण नियंत्रित हो रहा है और यही स्वच्छ जल मछली को जीवित रहने और प्रजनन में मदद करता है। शोधकर्ताओं का दावा है कि कम प्रदूषण के कारण इस साल मछली के स्टॉक में पूरे क्षेत्र में वृद्धि हुई है, लेकिन जन आंदोलन के कारण बहुत से मछुआरे मछली उत्पादन को मुनाफे में बदल नहीं पाए। सुंदरबन के बाद अब ग्रीनलैंड की तरफ चलते हैं। 20 अगस्त 2020 को एक अध्ययन के अनुसार 2019 में अतिरिक्त गर्मी के दौरान ग्रीनलैंड ने बर्फ की एक रिकॉर्ड मात्रा खो दी, जो कैलिफोर्निया को 4 फीट से अधिक पानी में कवर करने के लिए काफी है। गुरुवार को एक सैटेलाइट मेजरमेंट से हुए अध्ययन के अनुसार पिछली गर्मियों में 586 बिलियन टन पिघली बर्फ ने अब तक सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। नेचर कम्युनिकेशन अर्थ एंड एनवायरनमेंट के अध्ययन के अनुसार ये 2003 के वार्षिक औसत नुकसान 259 बिलियन टन से कहीं अधिक है और 2012 में 511 बिलियन टन के पुराने रिकॉर्ड तक को आसानी से पार कर गई है। अध्ययन से ये भी पता चला कि 20वीं शताब्दी में ऐसे कई साल भी थे जब ग्रीनलैंड ने बर्फ बढ़ी हो। यह भी देखा गया कि ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर हाल ही में तेज गति से पिघल रही है। पिछले साल ग्रीनलैंड में बर्फ के पिघलने से समुद्र स्तर में 1.5 मिलीमीटर की वृद्धि हुई थी। ये बहुत कम लगता है, लेकिन हमारी दुनिया में ये बहुत बड़ा है। एलेक्स गार्डनर, जो नासा के बर्फ वैज्ञानिक हैं, उनके अनुसार ये आश्चर्यजनक है। इसे अगर अन्य जगह में गर्मी के कारण पिघलती बर्फ के स्तर के साथ जोड़ा जाए तो ये धीरे धीरे बढ़ते समुद्र के जल स्तर, तटीय बाढ़ और अन्य समस्याओं में बदल जाएगा। पिछले साल बर्फ की पिघलन बड़े पैमाने पर रही, जबकि 2 साल पहले ये औसतन केवल 108 बिलियन टन थी। इससे पता चलता है कि ग्रीनलैंड ब्लॉकिंग नामक एक दूसरा कारक है जो जलवायु संबंधित पिघलने को या तो सुपरचार्ज करता है या फिर इसमें नमी बढ़ाता है। गर्मियों में ग्रीनलैंड के मौसम में आमतौर पर 2 कारक होते हैं। ग्रीनलैंड ब्लॉकिंग, जिसका सीधा मतलब है कनाडा पर एक उच्च दबाव जो उत्तरी जेट स्ट्रीम को बदलता है। इससे गर्म दक्षिणी हवा अमेरिका और कनाडा से होते हुए ग्रीनलैंड में प्रवाहित होती है, जिससे बर्फ और अधिक पिघलने लगती है। हालांकि 2017 और 2018 में ग्रीनलैंड को ब्लॉक किए बिना ठंडी अंटार्कटिक हवा खुले महासागर से ग्रीनलैंड में प्रभावित हुई, जिससे गर्मियों में कमी दर्ज हुई है। रूथ मॉर्टम, जो डेनिश मौसम वैज्ञानिक संस्थान में बर्फ वैज्ञानिक है, कहते हैं इस साल ग्रीनलैंड की गर्मी कम नहीं हुई है। उनकी गणना के अनुसार 1991 के बाद से ग्रीनलैंड के तटीय क्षेत्र गर्मियों में औसतन 3 डिग्री तक ज्यादा गर्म हुए हैं। सच ये है कि 2019 ने अब एक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया है, जिसका ज्यादा प्रभाव दुनिया के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर होगा। लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंडी शेफर्ड ने कहा, 2019 के ये परिणाम बताते हैं कि बर्फ की चादर इस वक्त में सबसे अधिक नुकसान की स्थिति में लौट आई है और ये सबसे खराब स्थिति है। इसका मतलब है कि हमें अकेले ग्रीनलैंड से ही 2100 तक 10 सेंटीमीटर ज्यादा समुद्र स्तर में वृद्धि देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि ग्रीनलैंड की बर्फ की हानि इस दर से जारी रहती है तो इस शताब्दी के अंत तक प्रत्येक वर्ष 25 मिलियन लोगों पर बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। हाल की मीडिया रिपोर्टों ने सुझाव दिया है कि ग्रीनलैंड एक ऐसी स्थिति में है जहां से वापस नहीं आया जा सकता। हम जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का स्तर कार्बन उत्सर्जन के कारण दुनिया पहले से ही बहुत ज्यादा
परेशान हैं। इस कारण ग्रीनलैंड की लगभग सभी बर्फ भी पिघल जाएगी। डॉक्टर सिस्किन कहते हैं कि ये अंदाजा सही हो सकता है, लेकिन ग्रीनलैंड का भाग्य अभी भी हमारे हाथों में है। उन्होंने कहा, अगर हम वार्मिंग की सीमा से नीचे रहते हैं तो ग्रीनलैंड से समुद्र के स्तर का बढ़ना और इससे होने वाले जोखिमों का खतरा बहुत कम है। जरूरी सीख ये है कि यदि हम CO2 और ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं या सीमित करते हैं तो आने वाले वक्त में ग्रीनलैंड से होने वाला नुकसान भी कम हो जाएगा। इसलिए हमें इससे व्यक्तिगत स्तर पर अभी से शुरू करने की आवश्यकता है। तो चलिए समुद्र से अब सतह की ओर बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सीधे भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में। इस तथ्य को तो हम हमेशा से जानते हैं कि बढ़ती जनसंख्या किसी राष्ट्र में संसाधनों की उपलब्धता पर प्रभाव डालती है। इसी जनसंख्या के दबाव और गरीबी के कारण वन भूमि अतिक्रमण को बढ़ावा भी मिला है। बढ़ती आबादी के साथ भूमि, भोजन और अन्य जरूरी वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और यही कारण है कि भारत के साथ साथ और भी कई देशों में वन भूमि अतिक्रमण बढ़ने लगा है। वन अतिक्रमण की वजह से ही कई वन क्षेत्रों में वन्य जीवों की प्रजातियों में भी गिरावट आई है। यूपी में वन अतिक्रमण का एक ऐसा ही मामला हाल ही में NTCA ने उजागर किया है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने हाल ही में यूपी सरकार से दायर शिकायत पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसमें निजी कंपनियों पर फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करने और लगभग 12,000 एकड़ वन भूमि का अतिक्रमण करने का आरोप है। इस वन भूमि का एक हिस्सा उत्तराखंड में कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क की सीमा पर एक महत्वपूर्ण वन्यजीव कॉरिडोर के रूप में काम करता है। इस कॉरिडोर में बाघों और हाथियों जैसे जानवरों के लगातार गुजरने का रिकॉर्ड है। ये शिकायत वकील गौरव बंसल द्वारा की गई थी, जिन्होंने निजी कंपनियों पर यूपी में संरक्षित वन भूमि के अतिक्रमण का आरोप लगाया था। NTCA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेटिक चेंज के अंतर्गत आती है, उसने संबंधित अधिकारियों को मामले में देखने और उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। यूपी का वन अतिक्रमण मामला सिर्फ उस खेल का एक ट्रेलर है जो पूरे देश में सदियों से खेला जा रहा है। पिछले साल एक सरकारी कार्यालय के स्टेनोग्राफर ने खुद ये बताया था कैसे यूपी में 12 अलग-अलग गांवों के आसपास के जंगल निजी कंपनियों को दे दिए गए हैं, जिसमें से ज्यादातर पंजाब, असम, राजस्थान आदि के सार्वजनिक व्यवसाय हैं। उसके बावजूद भी ये खेल देश के विभिन्न हिस्सों में जारी है। पुरानी घटनाओं को दोहराएं तो आप सभी को वर्ष 2005 में सरिस्का बाघ अभयारण्य के वन भूमि अतिक्रमण के बारे में पता होगा। इन वन भूमि को लोगों ने कई आश्रमों और अन्य प्रगतिशील जगहों में नकली दस्तावेजों का उपयोग करके बदल दिया था। इस अतिक्रमण के परिणाम स्वरूप सरिस्का ने उन सभी बाघों को खो दिया जो इसके जंगल में रहते थे और सरकार तब तक अनजान रही जब तक कि रणथंभौर के बाघ इस क्षेत्र में फिर से नहीं लाए गए। आज भी इस क्षेत्र में सिर्फ 15 बाघ दर्ज हैं। अतिक्रमण अब भी उनकी जनसंख्या में गिरावट का एक प्रमुख कारण है। प्रत्येक वर्ष सरकार बाघ संरक्षण के लिए बजट प्रस्तुत करती है। ये सभी कागजात पैसे का हिसाब तो रखते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इन कागजों से बहुत दूर है। अतिक्रमण के तहत 5,34,717 हेक्टेयर वन भूमि के साथ मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद असम 3,17,215 हेक्टेयर और उड़ीसा में 78,505 हेक्टेयर के साथ तीसरे स्थान पर है। 2017 में प्रस्तुत इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगलों ने चारों ओर से 7,08,273 वर्ग किलोमीटर भूमि घेरी हुई है। यह भारत में कुल भूमि क्षेत्र का 21% है। इस डेटा से संबंधित दिलचस्प तथ्य खुद सरकार ने 18 दिसंबर 2017 के लोकसभा सत्र में दिया था, जिसमें इस वन भूमि के लगभग 13,61,248 हेक्टेयर के अतिक्रमण का दावा किया गया था। ये क्षेत्र हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्षेत्रफल से 9 गुना ज्यादा है। इन आंकड़ों से वन विभाग की प्रणाली की विफलता का पता चलता है। यह आंकड़े मौजूदा देश का सच है। अतिक्रमण की इस कहानी में गहराई से गोता लगाएं तो गूगल व यूट्यूब जैसी जगह में देश भर के हर अगले जंगल या संरक्षित भूमि के आसपास के जंगल में अतिक्रमण के विभिन्न मामले और रिपोर्ट भरी पड़ी मिलेंगी। डर तो ये है कि सरकार की नाक के नीचे ऐसी सभी गतिविधि अगर होती रही तो अगले दशक तक भारत का पेरिस में साइन किए गए एग्रीमेंट के अनुसार वन और पेड़ों के विस्तार को बढ़ाकर एक अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना कहीं मजाक बन के न रह जाए।
अगर इस मामले पर संजीदा होना है तो वन भूमि अतिक्रमण और अन्य ऐसी गतिविधियों को जमीनी हकीकत में पढ़ना होगा, वरना तो ये मंजिल अभी भी सदियों दूर है। इसी के साथ अंत करते हैं आज के पॉडकास्ट सेशन का। आप सब ने जंगल की आवाज को मेरे साथ सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और हमारी पहल अच्छी लगी तो नीचे मौजूद लाइक बटन और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड मिस ना कर सकें, और हमें सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो बने रहे हमारे साथ अगले एपिसोड में, जहां हम कुछ और नए विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।